पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है आर्थिक क्रिया के बारे में पढ़ा था। आर्थिक क्रिया जो है एक ऐसी क्रिया है जिसमें जो हम वस्तु या सेवा का जो है जो हमारी जो आवश्यकता है उसका जो संतुष्टि करने के लिए जो हम जो सीमित साधन का जो उपयोग करते हैं, यही जो उपयोग करने की पूरी जो प्रक्रिया है सीमित संसाधन की, यही आर्थिक क्रिया कहलाती है। और हमने ये भी जाना था कि यह आवश्यक नहीं है कि आर्थिक क्रिया से आय अर्जित हो, या हम कह सकते हैं कि सभी आय अर्जित करने वाली क्रिया जो है आर्थिक क्रिया है, लेकिन सभी आर्थिक क्रिया आय का सृजन नहीं करती हैं। और आर्थिक क्रिया के जो है 4 टाइप होते हैं: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, निवेश। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था कि उपयोग जो है, उपयोग का जो उपयोग एक ऐसी क्रिया है जिसका संबंध जो है व्यक्तिगत या सामूहिक जो हमारी जो आवश्यकता होती है उसकी संतुष्टि के लिए जो सीमित संसाधन का जो हम लोग उपयोग करते हैं, यही जो पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया उपभोग कहलाती है। ये बोल सकते उपभोग एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें जो हम वस्तु का जो जिसका संबंध जो है वस्तु एवं सेवाओं का जो उपयोग जो है हम अपनी आवश्यकता के संतुष्टि के लिए करते हैं, यही जो पूरी प्रक्रिया है, यही जो है पूरी प्रक्रिया उपभोग कहलाती है। अब जो दूसरा है वो है उत्पादन। उत्पादन का उत्पादन जो वैसी आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध जो है हम जो वस्तु की उपयोगिता या उसके मूल्य में वृद्धि या वस्तु की उपयोगिता के घटाने बढ़ने से संबंध होता है। जैसे मान लीजिए एक लकड़ी है, मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा है, वो कहीं पर रखा हुआ है, तो इसकी उपयोगिता जहां पर ये रखी यहाँ पर जो इसकी उपयोगिता कम होगी। लेकिन एक बढ़ई जो है इस लकड़ी को काट कर इसे एक आकृति दे देता है, या मान लीजिए इस लकड़ी को जो है वो एक बढ़ई कुर्सी और मेज बना लेता है, तो इससे जो है वस्तु की जो है उपयोगिता बढ़ गई। कुर्सी और मेज, जब लकड़ी जो है कुर्सी और मेज में बदल गई, तब जो है ये जो है वस्तु की उपयोगिता बढ़ गई। यही जो उपयोगिता जो वस्तु की जो मूल्य में वृद्धि करने की जो पूरी प्रक्रिया है, या वस्तु की उपयोगिता की जो पूरी प्रक्रिया है, वही पूरी प्रक्रिया उत्पादन कहलाती है। उदाहरण में बोल सकते हैं एक बढ़ई द्वारा जो है किसी लकड़ी को काटकर कुर्सी या मेज बनाना, या दूसरा बोल सकते हैं एक छोटे से कपड़े के टुकड़े से जो है एक जो कपड़ा बनाने वाला जो है पूरा कपड़ा एक तैयार करता है, तो ये सब जो उत्पादन के अंतर्गत आता है। अब है विनिमय। विनिमय एक ऐसी आर्थिक क्रिया जिसका जो संबंध जो होता है वस्तु के क्रय या विक्रय से जुड़ा होता है। मान लीजिए कि खरीद बिक्री जो हम लोग मान लीजिए दुकानदार लोग करते हैं, और हम लोग जो दुकान से जो खरीदते हैं, ये जो पूरी प्रक्रिया है किसी वस्तु के क्रय विक्रय की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो विनिमय कहलाती है। तो विनिमय जो है वो भी विनिमय की जो पूरी प्रक्रिया है वस्तु के जो आदान प्रदान करने की, या बोल सकते हैं क्रय विक्रय करने की, इसको जो है हम कीमत निर्धारण करते हैं। विनिमय की जो पूरी प्रक्रिया है उसको हम लोग कीमत निर्धारण करते हैं। कीमत निर्धारण नाम से स्पष्ट होता है कि कीमत निश्चित करना, किसी वस्तु की जो है कीमत को निश्चित करना, फिक्स करना। मान लीजिए हमने कोई वस्तु का निर्माण किया, तो वस्तु का निर्माण करने के बाद जो क्रय विक्रय की बात आती है, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक यही आता है कि हम उस वस्तु का कीमत कितना रखें जिससे हमें लाभ हो। ये सब जो पूरी प्रक्रिया है वस्तु की जो कीमत निर्धारण की पूरी प्रक्रिया है, जो ये विनिमय के अंतर्गत आती है। और कीमत भी जो हम 2 तरह से निर्धारित करते हैं, एक है वस्तु कीमत निर्धारण, और दूसरा है साधन कीमत निर्धारण। इन दोनों को भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझा था कि वस्तु कीमत निर्धारण जो इसमें जो वस्तु का कीमत निश्चित किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई वस्तु तैयार की, तो उसमें जो हम सिर्फ वस्तु का जो MRP रेट फिक्स करते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया जो वस्तु कीमत निर्धारण करते हैं। लेकिन वस्तु को बनाने में जो जिन साधन का उपयोग हम लोगों ने किया, जैसे वस्तु को बनाने में कुछ मजदूर लगे होंगे, कुछ मशीनें लगे होंगे, तो उसका भी कुछ कीमत निर्धारण होगा कि कोई मजदूर अगर कोई चीज बनाता है तो वो उसकी मजदूरी लेता है, तो वो जो श्रम करना या मजदूरी करना जो साधन के अंतर्गत आता है। और साधन के अंतर्गत जो है जो श्रम की जो हमने जो उसको रुपया दिया, मुद्रा दी, वो जो श्रम का जो कीमत निर्धारण किया वो साधन कीमत निर्धारण के अंतर्गत आता है।
और जो है साधन कीमत निर्धारण को वितरण कहते हैं। साधन कीमत निर्धारण की पूरी प्रक्रिया को जो हम लोग वितरण कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर या आदान प्रदान बोल सकते हैं, बांटना। तो हम लोग कीमत निर्धारण को भी समझ गए। अब जो है उत्पादन में जो एक प्रश्न होता है, उत्पादन में जो है हम लोग जो है कोई भी सवाल जो उत्पादन से जो उत्पादन में जो हम लोग ये सवाल का उत्तर पाते हैं कि धन का उपयोग हम लोग कैसे करें और किन किन साधनों से करते हैं। धन का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं और धन किन किन साधनों से, धन का उपयोग जो है हम लोग किन किन साधनों का कहते हैं। तो ये जो इस प्रश्न का जो उत्तर देता है, ये हमें जो देता है, ये उत्पादन की पूरी प्रक्रिया जो है हमें इस चीज का उत्तर देती है कि धन का उपयोग हम लोग कैसे करेंगे और धन का उपयोग हम किन किन साधनों से करते हैं या करेंगे। ये हम लोगों ने कल जाना था। आज जो है हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे। अब जो है आर्थिक क्रिया के स्तर, अब पढ़ना है लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी या बोल सकते हैं आर्थिक क्रिया के स्तर। आर्थिक क्रिया के स्तर। तो आर्थिक क्रिया के स्तर देखिए, स्तर की बात करें तो स्तर ऐसे दो तरीके से समझा जाता है, एक छोटा या एक बड़ा। मान लीजिए एक छोटा एक बड़ा। तो ग्रीक वर्ड में जो है इसको जो है छोटा को जो है माइक्रोज बोलते हैं, माइक्रो। और बड़ा को जो है ग्रीक वर्ड में जो है इसको बोलते हैं मैक्रो। ग्रीक वर्ड में जो छोटा का जो यूज करते हैं वो इसका जो छोटा का जो इंग्लिश होता है मीनिंग वो माइक्रो। और माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा, मतलब सूक्ष्म जिसको बोलते हैं, छोटा से भी छोटा मतलब सूक्ष्म। और बड़ा मतलब मैक्रो मतलब होता है बड़ा से भी बड़ा, ये होता है अति बड़ा, समझ सकते हैं। और मैक्रो जो है ग्रीक वर्ड माइक्रोज से बना है। और जो है मैक्रो जो है ग्रीक वर्ड मैक्रोज से बना है। मैक्रोज ग्रीक वर्ड मैक्रोज मीन्स होता है बहुत छोटा, बहुत ही अधिक छोटा, तो सूक्ष्म बोलते हैं इसको। और जो है माइक्रोज ये होता है बहुत ही बड़ा। तो इसी स्तर पर जो आर्थिक क्रिया को जो दो भागों में बांटा गया, दो स्तर पर, छोटा या बड़ा। या छोटा को जो हम लोग व्यष्टि भी बोलते हैं, व्यष्टि। और बड़ा को जो हम लोग समष्टि भी बोलते हैं, समष्टि। या बोल सकते हैं आर्थिक क्रिया को जो दो स्तर पर बांटा गया है, एक व्यष्टि स्तर पर, दूसरा समष्टि स्तर पर। इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो है 2 लेवल में डिवाइड किया गया है। पहला है मैक्रो लेवल पर और दूसरा है मैक्रो लेवल पर। पहला माइक्रो लेवल, दूसरा है मैक्रो लेवल। तो दोनों का अब समझते हैं। मान लीजिए ये माइक्रो लेवल और दूसरा जो है मैक्रो लेवल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी या बोल सकते हैं आर्थिक क्रिया। इसमें जो है हम लोग व्यक्तिगत कोई भी जो आर्थिक क्रिया की जो पूरी घटना होती है, वो वैसी आर्थिक घटना या आर्थिक क्रिया की जो पूरी घटना होती है वो व्यक्तिगत आर्थिक क्रिया की घटना के बारे में हम जानते हैं। व्यक्तिगत इकाई वाली जो पूरी घटना, आर्थिक क्रिया वाली जो घटना होती है उसके बारे में जानते हैं। दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम लोग सामूहिक इकाई के, सामूहिक आर्थिक क्रिया के बारे में जानते हैं। तो जो है पहला आता है मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्यष्टि आर्थिक क्रिया, और दूसरा है समष्टि आर्थिक क्रिया। इसमें जो व्यक्तिगत कोई भी चीज जो है, एक उपभोक्ता ले लीजिए, एक उपभोक्ता समझते हैं, उपभोग करने वाला। तो उपभोग करने वाला का ये जो है इसमें सिर्फ इसमें जो है एक उपभोक्ता के व्यवहार
उसका जो व्यक्तिगत बाजार है, व्यक्तिगत बाजार, इसका व्यक्तिगत बाजार, फर्म जो है, फर्म, रोजगार, जो इसका व्यक्तिगत जो व्यक्तिगत जो इसकी पूरी प्रक्रिया है, क्रिया, इसके माइक्रो, ये इसका जो है एक उपभोक्ता का व्यवहार, उसका जो एक फर्म, उसका जो एक व्यक्तिगत जो बाजार है, इसकी इस पूरी प्रक्रिया का जो है हम लोग जो अध्ययन करते हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के मैक्रो लेवल पर करते हैं। और जो है हम जो है मैक्रो लेवल पर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो अध्ययन करते हैं, इसमें पूरी रोजगार जो है, पूरी रोजगार जो है, रोजगार के बारे में जानते हैं, अध्ययन करते हैं। साधन कीमत जो है, साधन कीमत या कीमत स्तर जो है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो है हम कुल रोजगार, कुल उत्पादन, विनिमय दर, राष्ट्रीय विनियोग। अब हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को टू लेवल्स को। जो मैक्रो लेवल्स में जो हम लोग एक व्यक्तिगत इकाई हुए या व्यक्तिगत जो व्यवहार है एक उपभोक्ता का, उसका जो फर्म है, उसका जो व्यक्तिगत बाजार जो वो चलाता है, इसकी जो पूरी जो आर्थिक क्रिया का जो पूरा संबंध या पूरी घटना जो है, इसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी में करते हैं। दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैक्रो इकोनॉमिक मतलब समष्टि स्तर पर, बड़े स्तर पर जो है, मान लीजिए एक देश की बात करते हैं, एक देश का जो कुल रोजगार है, उसका जो एक कुल जो विनियोग है, कुल एक देश का जो कुल राष्ट्रीय उत्पादन है, उसका जो कुल जो है देश का जो कुल जो है वस्तु कीमत जो स्तर है निर्धारण, इस सब के बारे में जो एक देश स्तर पर बोलते हैं। जो सामूहिक स्तर पर जो है इसका जो पूरा अध्ययन जो है आर्थिक क्रिया का जो अध्ययन करते हैं वो मैक्रो लेवल पर करते हैं, समष्टि स्तर पर करते हैं। और जो दूसरा है ये सिर्फ पर्सनल, ये बोल सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक इकोनॉमिक जो है पर्सनल इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पर्सनल। और ये लेकिन ये है माइक्रो लेवल, ये पर्सनल है, ये पर्सनल नहीं है, ये ग्रुप लेवल पे है। जैसे एक पूरे देश के लेवल पर अगर राष्ट्रीय उत्पादन, कुल रोजगार, कुल उत्पादन के बारे में अगर जानने की कोशिश करेंगे तो हम लोग मैक्रो लेवल पर जानेंगे। और जो हम लोग पर्सनल, जैसे हम ही कोई दुकान खोलते हैं या कोई आर्थिक क्रिया करते हैं, तो जो मेरा जो व्यक्तिगत कुल रोजगार है, कुल व्यवहार है, कुल जो क्रय विक्रय हम लोग करते हैं, कुल जो व्यक्तिगत जो हमारी आर्थिक घटनाएं हैं, इसके बारे में जो हम लोग अध्ययन जो करते हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी लेवल पर करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के टू लेवल्स के आधार पर जो है इकोनॉमिक को भी, हमारी जो इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिक को भी दो लेवल पर बांटा गया है। जो है हम इस टू इकोनॉमिक लेवल, इकोनॉमिक एक्टिविटी लेवल पर जो इकोनॉमिक को भी टू लेवल में बांटा गया है। एक है पहला माइक्रो इकोनॉमिक, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। अब हम लोग जो है बड़ी बात ही समझ गए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो हम लोग जो वैसी आर्थिक क्रिया का जो अध्ययन करते हैं जो व्यक्तिगत से जुड़ा हो, या व्यक्तिगत रोजगार, व्यक्तिगत श्रम, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत इकाई से जुड़ा हो, वैसी आर्थिक क्रिया की जो अध्ययन जो है हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक में करते हैं या व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र में जो हम लोग जो अध्ययन करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र पे जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसमें एक देश स्तर पर, एक सामूहिक स्तर पर जो कुल रोजगार है, कुल उत्पादन है, कुल विनियोग है, इसका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। तो बोल सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की वैसी शाखा है जिसमें हम एक छोटे स्तर पर या एक व्यक्तिगत स्तर पर या एक इकाई स्तर पर एक उपभोक्ता का व्यवहार, उसका कुल रोजगार, उसका कुल जो लाभ है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और
समष्टि अर्थशास्त्र में जो है हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसमें जो है हम लोग सामूहिक स्तर पर, ये एक बड़े स्तर पर कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल जो आर्थिक क्रिया की पूरी घटना को जो है एक बड़े स्तर पर अध्ययन करते हैं, एक समष्टि स्तर पर अध्ययन करते हैं। अब जो है हम कॉन्सेप्ट जानेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। हमने इकोनॉमिक्स का टाइप जान लिया, अब जो है हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स जानेंगे। कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक का जो है कॉन्सेप्ट जानेंगे। कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं विचारधारा, कॉन्सेप्ट का मीनिंग होता है विचारधारा। विचारधारा, विचारधारा मतलब जो है हमारा जो दृष्टिकोण के अनुसार, हम अपनी दृष्टिकोण के अनुसार जो हम किसी घटना पर जो अपनी राय देते हैं, वही जो है हमारा विचारधारा कहलाता है। विचारधारा जो है वो क्या है कि हम जो अपनी दृष्टिकोण के अनुसार किसी जो घटना है उस पर जो है अपनी राय देते हैं, परामर्श देते हैं, वही विचारधारा कहलाती है। तो वही विचारधारा, या हम कॉन्सेप्ट को समझ गए। तो अब हम समझते हैं कि अब जो है इकोनॉमिक का जो कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार बढ़ता है। तो अर्थशास्त्र देखिए, इकोनॉमिक्स में जो है सबका अलग अलग परामर्श और अलग अलग राय होता है। तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने जो है अलग अलग अपनी राय दी कि कॉन्सेप्ट जो है इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट इस प्रकार होना चाहिए। तो सबसे पहले एडम स्मिथ का देखते हैं, एक जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था इकोनॉमिक्स का, तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था इकोनॉमिक्स का वो ये था कि धन संबंधी विचारधारा, धन के संदर्भ में जो विचारधारा दिया था एडम स्मिथ सर ने, जो है विचारधारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स दिया था वो धन के संदर्भ में दिया था या धन संबंधी दिया था। तो हम बोल सकते हैं एडम स्मिथ सर के अनुसार जो है धन अर्थशास्त्र का जो कॉन्सेप्ट है या अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है ये है कि हम लोग जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है हम धन संबंधी या धन के अर्जन या धन को हम किस प्रकार सृजन कर सकते हैं इसके बारे में अध्ययन करते हैं, या धन के उपयोग एवं उपयोगिता के बारे में अध्ययन करते हैं। ये कहना था एडम स्मिथ सर का। तो पहला जो कॉन्सेप्ट हुआ इकोनॉमिक्स का वो पहला था धन संबंधी विचारधारा। धन संबंधी विचारधारा जो पहला जो विचारधारा था एडम स्मिथ सर ने दिया था वो धन संबंधी विचारधारा थी। और दूसरा जो विचारधारा दिया था वो था मार्शल, प्रसिद्ध जो अर्थशास्त्री थे मार्शल, पीगू, कैनन इत्यादि अर्थशास्त्रियों ने दिया था। मार्शल, पीगू, कैनन सर के अनुसार जो है जो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो था कल्याणवादी आधार पर, कल्याण आधार पर मतलब लोगों के कल्याण के आधार पर। मार्शल, पीगू, कैनन सर के अनुसार जो है अर्थशास्त्र का जो कॉन्सेप्ट था वो था कल्याणवादी विचारधारा। कल्याणवादी विचारधारा का कहने का अर्थ है कि ये जो है अर्थशास्त्र जो है ऐसे एक ऐसा विषय है जिसमें हम जो है अपनी आवश्यकता के जो कल्याण है, जो हम जो अपनी कल्याण या मानव का जो कल्याण करते हैं मानव के कल्याण से जुड़ा होता है या धन संबंधी कल्याण से जुड़ा होता है। तो कल्याण संबंधी विचारधारा जो है मार्शल, पीगू, कैनन सर ने दिया था। और तीसरा है दुर्लभता संबंधी विचारधारा। दुर्लभता संबंधी विचारधारा जो है रॉबिन्स विक्सटीड सर ने दिया था। रॉबिन्स विक्सटीड अर्थशास्त्री सर के अनुसार जो है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स जो तीसरा था वो था दुर्लभता संबंधी। तो रॉबिन्स और विक्सटीड सर का कहना था कि जो है हम लोग जो है कभी चयन करने में समस्या कर देते हैं। मान लीजिए एक ही वस्तु का जो है हम लोग, मान लीजिए एक ही वस्तु हम किसी दुकान में खरीदने गए तो उसमें आता है दो रेट का एक ही सामान। मान लीजिए हम जो सामान लेना चाहते थे वो एक ही रेट का दो रेट में आ गया, एक का रेट 10 रुपीज, दूसरा का 20 रुपीज। जो हम लोग जो है एक ही वस्तु है तो हम लोग जो यहाँ पर दुर्लभ हो जाते हैं चयन करने में। चयन मतलब होता है चुनना।
तो चयन की दुर्लभता होती है अर्थशास्त्र में जो है चयन की दुर्लभता के बारे में जो विचारधारा रखी थी रॉबिन्सन विक्सटिट सर ने, रॉबिन्सन के अनुसार जो है अर्थशास्त्र का जो कहना था कि अर्थशास्त्र में जो है हम लोग जो अध्ययन करते हैं चयन संबंधी दुर्लभता का अध्ययन करते हैं। जैसे कि आप लोग इस उदाहरण से देख सकते हैं, मान लीजिए एक ही वस्तु का जो है 2 रेट है और हम खरीदेंगे तो हम यहाँ पर कंफ्यूज कर जाएंगे, हम 10 रुपये वाला लें या 20 रुपये वाला। तो यहाँ पर जो है हम फिर रुपये देकर नहीं, तब फिर हम वस्तु की क्वालिटी देखेंगे कि कौन बढ़िया क्वालिटी है, अगर वो महंगा भी देगा तो हम उसे कर लें। यहाँ पर जो चयन की जो दुर्लभता होती है तो रॉबिन्सन के अनुसार हम इसी चयन की दुर्लभता का जो उलझन को जो है सुलझाने के लिए जो है अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। चौथा है विकास केंद्रित विचारधारा। विकास तो हम लोग समझते हैं डेवलपमेंट, मतलब आगे बढ़ना, किसी भी चीज का आगे बढ़ना। तो ऐसा जो विचारधारा रखा था वो सैमुअलसन सर ने रखा था, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे सैमुअलसन। तो उन्होंने ही विकास केंद्रित विचारधारा दी थी इकोनॉमिक्स के बारे में। तो उनका कहना था कि हम लोग जो इकोनॉमिक्स में जो अध्ययन करते हैं वो विकास केंद्रित विचारधारा का अध्ययन करते हैं कि हम लोग जो आर्थिक क्रिया और जो है आर्थिक क्रिया में जो आर्थिक विकास जुड़ा होता है इनके संबंधों के बारे में जो है अध्ययन करते हैं। और वितरण, जो हम लोग किसी आर्थिक क्रिया का जो बंटवारा करते हैं श्रम के रूप में, कभी कीमत निर्धारण के रूप में, कभी साधन कीमत निर्धारण के रूप में, इन रूपों में जो हम लोग जो है वितरण करते हैं, इन संबंधी जो विकास जो बढ़ने की प्रक्रिया होती है। तो आर्थिक क्रिया का जो है आर्थिक विकास के और जो बढ़ने की पूरी प्रक्रिया होती है, इसका जो पूरा अध्ययन जो है हम लोग करते हैं, ये हम विकास केंद्रित विचारधारा के अंतर्गत इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो ऐसी विचारधारा जो है सैमुअलसन सर ने दी थी। तो ये तो था कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। अब लोग हम सब्जेक्ट मैटर जानेंगे। अब जो है सब्जेक्ट मैटर जानेंगे इकोनॉमिक्स का। सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु या विषय सामग्री। जैसे हम लोग भी कोई पढ़ते हैं तो उसमें भी होता है सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु क्या है। जैसे आज का विषय वस्तु क्या था, आज का विषय वस्तु जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो इकोनॉमिक्स का जो है आइडेंटिटी अभी जो है इंट्रोडक्शन चल रहा है इकोनॉमिक्स के बारे में। तो आज का जो सब्जेक्ट मैटर हम लोगों का पढ़ने का वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो उसी तरह जो है हम लोग जो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो पढ़ते हैं तो उसके बारे में जानेंगे कि हम लोग जो है कौन सा सब्जेक्ट मैटर जो है हम लोग कौन सी विषय वस्तु इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो उसमें पहला आता है उपभोग। पहला जो सब्जेक्ट मैटर या जो पहला जो विषय वस्तु होता है वो हम लोग उपभोग के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं उत्पादन। तीसरा जो है हम लोग पढ़ते हैं वो है विनिमय। और चौथा जो है वो है वितरण। और पांचवा जो है वो है राजस्व। राजस्व मतलब होता है कर। राजस्व मतलब होता है कर या पब्लिक फाइनेंस। जो हम लोग जो एक सरकार को जो टैक्स चुकाते हैं वही होता है राजस्व। इसका जो हिंदी होता है मीनिंग, वो इसका दूसरा मीनिंग होता है कर। कर को तो हम लोग समझते हैं, हम लोग जो पब्लिक फाइनेंस देते हैं वही होता है कर। उपभोग तो हम लोग भली भांति समझते हैं। उत्पादन को भी, विनिमय को भी, वितरण भी समझते हैं कि वितरण जो है विनिमय की जो पूरी प्रक्रिया है आदान प्रदान करने की किसी वस्तु को, वही डिस्ट्रीब्यूशन, किसी चीज को बांटना जो है, आर्थिक क्रिया को जो बांटना जो है, यही वितरण के अंतर्गत आता है। तो वितरण जो है हम लोग जो ये पांच के बारे में, पांच विषय वस्तु के बारे में खासकर जो है हम लोग पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो है सब्जेक्ट मैटर जो है ये 5 हैं।
उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। इसके बाद हम लोग जो कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, वो सारे जो है इसी पांचों के अंतर्गत या इसी के अंतर्गत, इसी के अंदर पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है ये 5 है: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। उपभोग भी जान सके हैं, उत्पादन और विनिमय, वितरण को भी, और अब है 5वां राजस्व। राजस्व जो है वो हम लोग जो है इसका इंग्लिश जो है पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस क्या बोल सकते हैं, टैक्स। हम लोग जो पब्लिक फाइनेंस या जनता का जो है कर, बोल सकते हैं लोक खर्च, लोक खर्च, लोक ऋण, लोक ऋण इत्यादि जो है राजस्व के अंतर्गत आता है। लोक खर्च जो हम लोग जो पर्सनल जो खर्च करते हैं, लोग जो हम लोग जो पर्सनल जो है, जो हम लोग जो ऋण चुकाते हैं या ऋण लेते हैं, ये सारे जो है, ये सारे जो विषय वस्तु जो है ये सारे राजस्व के अंतर्गत आते हैं। तो ये विषय वस्तु, राजस्व के विषय वस्तु के अंतर्गत जो हम लोक व्यय, लोक ऋण, लोक व्यय, लोक ऋण, वित्तीय प्रशासन जो है, इस सब इसके बारे में जो अध्ययन करेंगे राजस्व के अंतर्गत करेंगे। तो हम लोग समझ गए कि सब्जेक्ट मैटर जो है इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर 5 है: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। ये था सब्जेक्ट मैटर। अब हम लोग जो है इकोनॉमिक के नेचर के बारे में जानेंगे। इकोनॉमिक नेचर, अब हम लोग जो है इकोनॉमिक नेचर के बारे में जानेंगे। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, और वो है एज ए साइंस, एज ए साइंस। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स के या अर्थशास्त्र के प्रकृति या अर्थशास्त्र के गुण। एज ए साइंस मतलब विज्ञान के रूप में। हम लोग सबसे पहले विज्ञान को समझते हैं। विज्ञान जो है पूरी ब्रह्मांड में जो पूरी घटना, एक कोई भी जो घटना घटती है उसका जो प्रमाण के रूप में जो हम सत्यापित करके जो हम लोग जो अध्ययन करते हैं, पूरी ब्रह्मांड के रहस्यों का जो अध्ययन करते हैं, तो वही साइंस, जो अध्ययन करते हैं वही साइंस कहलाता है। साइंस जो है 2 टाइप में होते हैं। एक आता है वास्तविक, पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव साइंस। दूसरा आता है नॉर्मेटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस मीन्स वास्तविक, जो रियल है, असलियत में, जिसे हम प्रूव कर सकते हैं, बता सकते हैं यही सत्य है। और नॉर्मेटिव मतलब होता है आदर्शात्मक या आदर्शात्मक या आदर्श, विज्ञान भी बोल सकते हैं आदर्श। इन दोनों में अंतर यह है कि पॉजिटिव साइंस जो है इनके अंतर्गत जो है हम लोग कुछ भी जो अगर कोई विचारधारा देते हैं तो वो प्रमाण के साथ देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होता है ये गलत हो सकता है। लेकिन जो नॉर्मेटिव में ये एक राय की तरह है, परामर्श की तरह। तो परामर्श तो सबके लिए अलग अलग होते हैं, इसलिए इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है कि ये सही है, इसके सही होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं होता है। तो साइंस 2 प्रकार के होते हैं, एक रियल साइंस या पॉजिटिव साइंस, एक होता है नॉर्मेटिव साइंस, आदर्श विज्ञान जिसको बोलते हैं। हम लोग अंत डिफरेंस समझ गए, डिफरेंस ऑफ जो है पॉजिटिव साइंस बिटवीन जो है नॉर्मेटिव साइंस, कि जो इसका हम प्रमाण दे सकते हैं, लेकिन इसका हम सही होने का प्रमाण देने की बहुत ही कम संभावना होती है। इसमें कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें जो है पूरी प्रमाण के साथ जो है हम कोई भी विचारधारा रखते हैं, और ये एक राय की तरह आता है, परामर्श की तरह। तो राय तो जानते हैं सभी की राय अपनी अपनी होती है, अलग अलग होती है, तो इसलिए राय कभी किसी का एक तरह से सही नहीं हो सकता। इकोनॉमिक को जो है हम इस दोनों के रूप में देखेंगे, दोनों साइंस के रूप में, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के रूप में, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के रूप में। जो है हम लोग जो है सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग पॉजिटिव साइंस में आखिर पढ़ते क्या जानते हैं हम लोग पॉजिटिव साइंस में। तो हम लोग पॉजिटिव साइंस में जो है वस्तु के वे जैसी हैं,
वे जैसी का मतलब समझना है, वे जैसी हैं, वे जैसी है। वे जैसी का मतलब होता है एग्जैक्ट जो रियल स्थिति है उसकी, किसी वस्तु की, हम उसके बारे में जानते हैं पॉजिटिव साइंस में। एक वस्तु की वर्तमान स्थिति जो उसकी रियल स्टेट जो है, रियल जो है कंडीशन जो है उसका, उसके बारे में जानते हैं। वे जैसी है मतलब वे जैसी है वैसे, ठीक है। तो इस कथन के तरह जो है इसका अर्थ निकलेगा कि वे जैसी है मतलब एग्जैक्ट जो अभी जो उसका रियल कंडीशन है। हम जो है पॉजिटिव साइंस में एकदम वस्तु की रियलिटी के बारे में जानते हैं, फुल्ली रियलिटी 100%। लेकिन इसमें 100% रियलिटी नहीं होती है। और दूसरा जो सवाल है, हम तो पहला जानते हैं किसी वस्तु के बारे में, इस सवाल का उत्तर कि वे जैसी है। अब दूसरा जो प्रश्न है वो है क्या है, क्या है। दूसरा जो है हम लोग समझते हैं वो पॉजिटिव साइंस में ये समझते हैं कि क्या है। मान लीजिए कोई वस्तु क्या है, तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर जो है इसमें ढूंढते हैं। तो हमसे पूछा जाए कि वे क्या है, किसी वस्तु के बारे में अगर हमसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें जो हम लोग एक उत्तर देंगे क्या है, तो इसमें एक सटीक उत्तर देंगे सोच समझकर, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन जो है आदर्श में जो है ऐसा नहीं होता। आदर्श में आदर्शात्मक जो विज्ञान होता है उसमें हम लोग जानते हैं क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जैसे हमें वो मान लीजिए एक सवाल है, हमें पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो हम लोग मान लीजिए कुछ 2-4 लोगों से ये सवाल किया कि हमें पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमें पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। सबको जो है सबके लिए जो वो राय देंगे सबके लिए अलग अलग हो जाएगा, सबके लिए जो है अलग अलग हो जाएगा क्या करना चाहिए। एक राय की तरह इसका आंसर आएगा। लेकिन इसमें जो है हम अगर बोले पढ़ाई क्या है, इसका उत्तर दो 2-4 लोगों से, तो सबका उत्तर जो है अर्थ एक ही होगा, भाषा हो सकता है अलग हो लेकिन अर्थ सबका एक ही होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें भाषा और अर्थ दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो इसमें हम जो है जो वास्तविक साइंस में हम जो वे जैसी है और क्या है इसके बारे में जानते हैं। लेकिन जो आदर्शनक विज्ञान में हम ये जानते हैं कि क्या करना चाहिए, इसके बारे में इस प्रश्न का उत्तर मिलता है हमें नॉर्मेटिव साइंस में। इकोनॉमिक्स को हम अगर इस तरह से देखें, पॉजिटिव साइंस के रूप में देखें, तो हम लोग जो है इसमें ये भी जानते हैं कि आर्थिक क्रिया क्या है, या उसमें जो कोई घटना घटती है पूर्ति क्या है, मांग क्या है, इसमें एग्जैक्ट जो प्रमाण मिलता है। तो हम लोग इसमें एग्जैक्ट रूप में भी जानते हैं इकोनॉमिक साइंस को, इकोनॉमिक जो साइंस है। और इसमें जो है पीगू हट जैसे अर्थशास्त्री का मत है कि हम लोग जो है इकोनॉमिक जो है एक पॉजिटिव साइंस के रूप में है। लेकिन जो है कुछ अर्थशास्त्री जो है जैसे फ्रेडमैन, सॉरी इसमें जो है रॉबिन्सन के अनुसार जो है इकोनॉमिक जो है एक पॉजिटिव साइंस के रूप में है। मतलब हम जो है इसमें रॉबिन्सन के अनुसार जो है हम लोग इकोनॉमिक में वस्तु क्या है वो उसकी रियल स्टेट जो है रियल कंडीशन जो है उसके बारे में जानते हैं या अध्ययन करते हैं। लेकिन पीगू हट इत्यादि जो अर्थशास्त्री थे उनका ये भी मानना था कि हम लोग जो है सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि हम लोग यही जाने कि ये क्या है। हम लोगों को अर्थशास्त्र में ये भी जानना जरूरी है कि क्या करना चाहिए। जैसे एक वाक्य से समझते हैं, भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। ये जो इकोनॉमिक पॉजिटिव साइंस में आएगा क्योंकि ये बढ़ रही है। मतलब हम लोग देख रहे हैं भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, एकदम प्रूफ के साथ बोल रहे हैं भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन इसी वाक्य को अगर हम यहाँ डालें तो इसका कहने का अर्थ है कि बेरोजगारी बढ़ रही है मतलब इसे कम किया जाना चाहिए। तो इसमें जो हम कहेंगे भारत में बेरोजगारी को कम किया जाना चाहिए, भारत में बेरोजगारी को कम किया जाना चाहिए। नॉर्मेटिव साइंस में जो भारत में बेरोजगारी बढ़ का जो रूप बदलेगा वो इस वाक्य में चेंज होगा कि भारत में जो बेरोजगारी मतलब भारत में जो है
बेरोजगारी को कम किया जाना चाहिए। मतलब एक राय के रूप में ऐसा लगता है कि कोई राय दे रहा है कि भारत में बेरोजगारी को कम करना चाहिए, लेकिन यहाँ जो है एग्जैक्टली भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। एक के लिए नहीं, सभी के लिए सही है कि भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। ये दोनों अंतर है इस दोनों में। तो पीगू सर का ये भी कहना था कि हमें अगर ये वाक्य, अगर इस वाक्य को देखे, भारत में बेरोजगारी वर्तमान स्थिति देखे, रियलिटी को देखे, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के रियलिटी को अगर हम जानते हैं या अध्ययन करते हैं, तो हमें ये भी जानना जरूरी है इकोनॉमिक एक्टिविटी को किस प्रकार जो है संतुलित करना चाहिए और उसे किस प्रकार चलाना चाहिए। तो इसका अध्ययन जो है मत मानना था पीगू और हट का कि हमें इस प्रश्न का भी उत्तर जानना चाहिए। तो अर्थशास्त्र जो पीगू और हट सर के अनुसार जो है इकोनॉमी का नेचर जो है आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में भी है। और एक थे फ्रेडमैन। अब थे एक अर्थशास्त्री फ्रेडमैन। तो फ्रेडमैन का कहना था, फ्रेडमैन ने जब रॉबिन्सन के विचारधारा देखी और पीगू हट और इत्यादि जैसे अर्थशास्त्री सर की जो है उन्होंने जो है विचारधारा देखी, तो उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र जो है दोनों है, एक आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में भी है और वास्तविक विज्ञान के रूप में है। हमें अगर ये जानना जरूरी है कि भारत में मान लीजिए कि बेरोजगारी अभी वर्तमान में बढ़ रही है, तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि मानना पड़ेगा कि हमें बेरोजगारी को कम करना चाहिए, ये भी सही है। तो इन्होंने दोनों को सही के रूप में देखा। तो फ्रेडमैन सर का कहना था कि इकोनॉमिक का जो नेचर है एज ए पॉजिटिव साइंस भी है और एज ए नॉर्मेटिव साइंस भी, मतलब अर्थशास्त्र का जो रूप है या अर्थशास्त्र का जो नेचर है वो वास्तविक विज्ञान के रूप में भी है और आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में, दोनों रूप में है। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, कल आगे जानेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा, उसका जो गुण है, उसकी जो विशेषता है और उसकी जो परिसीमाएं हैं, इनके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही।